हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है, वैसा तो आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की क्लास हमारी किस पर्पज से रहने वाली है। आज की क्लास में हम अपनी सेकेंड यूनिट और जो आपकी है थर्ड यूनिट, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आपके कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और मतलब उनसे सोल्व भी नहीं हो पाते, ठीक है, इस यूनिट के। तो आज की क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो जो स्टूडेंट्स न्यू देख रहे हैं चैनल को, वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, जो आपकी यूनिट सेकंड है, इसके हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है उनको, उसका रिवीजन भी हम इसके साथ ही कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ही। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रिंसिपल गवर्न्स द ऑर्डर इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा रूल्स आपका या प्रिंसिपल ये बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बी ऑप्शन दिया है हॉर्न्स रूल और सी ऑप्शन दिया हुआ है ओबॉय प्रिंसिपल और डी दिया गया है आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखिए, जो आपका होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं बताता इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में। सेकंड आता है हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बताता है कि कोई भी अगर ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी लेवल वाले, उनमें इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होगी वो क्या करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स हैं हमारे, तो उसमें क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भेजेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे। तो इसमें भी पेयरिंग का कुछ लेना देना है नहीं, बताता नहीं ये भी। सेकंड सी आता है ऑफ बॉय प्रिंसिपल। तो ऑफ बॉय प्रिंसिपल क्या बताता है, आपको ध्यान होगा, ऑफ बॉय प्रिंसिपल ये बताता है कि जो शेल है या सब शेल है, उनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करनी चाहिए। तो ऑफ बॉय प्रिंसिपल आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बताता है। तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑर्बिटल हैज द लोएस्ट एनर्जी इन अ न्यूट्रल एटम। इनमें से कौन सा लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा? ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट 2s, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1s, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2p और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3s। तो आपको पता है ऑफ बॉय प्रिंसिपल बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2, इस तरीके से होता है ना। तो सबसे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो सबसे एनर्जी कम किसकी होगी? 1s की, ठीक है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा बनता है एंड टू एंड ओवरलैप से। इस तरीके से एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, ऐसे आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसमें ए ऑप्शन है साइड वाइज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, या फिर बी एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन होगा एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, वो कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है, पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड। इसी तरीके से मैंने पाई बॉन्ड का भी बताया था। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है आपका साइड वाइज ओवरलैप से। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब आपका क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन होगा साइड वाइज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, वो कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ओनली सिग्मा बॉन्ड। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बॉन्ड होंगे? ऑप्शन दिया हुआ है आपका पहला O2, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है O2, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसमें N2 और सी ऑप्शन दिया हुआ है CH4। तो आपको पता है O2 में। और वैसे भी ये बॉन्ड जो हम निकालते हैं, आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बताए थे, मैग्नेटिक बिहेवियर जो आपको मोड थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा इन एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, वो हम किसके थ्रू देखते हैं? बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये है O2, तो O2 में आपको पता होगा, आपने देखी होगी O2 की स्ट्रक्चर। O2 की स्ट्रक्चर इस तरीके से रहती है, ठीक है। N2 के स्ट्रक्चर में N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है। अब आ जाओ मीथेन के स्ट्रक्चर में, तो इसमें आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो एक सिग्मा 1 पाई हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर CH4 में, तो इसमें ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे ही बॉन्ड कैसे हो? सिग्मा। CH4 की स्ट्रक्चर आपको पता है, ये होती है CH4 की स्ट्रक्चर।
तो CH4 में चारों ही बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा है, तो आपका जो ये ऑप्शन होगा सी, ये कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए जरा एक बार, तो देखिए जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में एक बार शॉर्ट रिवीजन बता देती हूँ, उसका शॉर्ट मतलब बता देती हूँ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जब दो एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड बना के, तब उन दोनों एटम्स के बीच की जो दूरी होती है, जो बॉन्डेड एटम्स है उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ। तो इसमें क्या पूछा है कि बॉन्ड लेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके व्युत्क्रमानुपाती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बॉन्ड एनर्जी, बी ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, या सी बॉन्ड ऑर्डर, या फिर डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। अब इसमें आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, इसमें आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं सेम, एक तो है बॉन्ड एनर्जी, एक है बॉन्ड ऑर्डर। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो भी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड एनर्जी भी। तो अब इस कंडीशन में आप सोच रहे होंगे तो हम किसको प्रायोरिटी दें, बॉन्ड ऑर्डर को दें या फिर बॉन्ड एनर्जी को। तो देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर हम कब कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है, बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताता है कि एटम्स की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि बॉन्ड बताएगा एटम्स के बीच। अब मान लो एटम्स के बीच बॉन्ड बन रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो इस कंडीशन में एटम एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होंगे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। अब क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो ये बताता है, बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितने बनेंगे, वो एटम एक दूसरे के कितने पास पास होंगे। तो इस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट जो हम देंगे वो बॉन्ड ऑर्डर को देंगे। लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी हम तब देखते हैं जब बॉन्ड बन गए, बॉन्ड लेंथ मिल गई हमें बनी बनाई। अब उसमें मान लो स्ट्रक्चर हमारे पास ये थी, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की स्ट्रक्चर थी, तो इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड बन रहे थे, हमें ये स्ट्रक्चर मिल गई। अब इसमें क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि बने हुए बंध को तोड़ने के लिए जो हम ऊर्जा दे रहे हैं वो आपकी बॉन्ड एनर्जी कहला रही है। तो ये बॉन्ड लेंथ के लिए है, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये सेकंड फैक्टर हो जाता है, इसकी जो प्रायोरिटी जाएगी वो सेकंड पे जाएगी, क्योंकि जब बॉन्ड बन गया उसके बाद हम इसको देखते हैं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी को। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर तो डायरेक्टली बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, बॉन्ड ऑर्डर को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा सी, वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग ऑर्बिटल ओवरलैप। इनमें से कौन सी थ्योरी ये बताती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। तो आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही तो बताती है कि जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है वो ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो जो मॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी वो बताती है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 इज। इस तरीके के क्वेश्चन इतने मिलेंगे आपको, इतने देखने के लिए मिलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ, और यही बच्चों से नहीं हो पाते सोल्व, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस तरीके की क्वेश्चन ही सोल्व करने वाले हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि CH4 की हाइब्रिडाइजेशन हमें इसमें बतानी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है sp, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन 3 sp3 और ऑप्शन डी dsp2। तो इसमें से हमें पता नहीं कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, ठीक है। तो हमें निकालनी है, निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है कि हमें निकालनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू ये मैंने आपको जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था ना उसमें भी ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने इसकी पीडीएफ भी सेंड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे वैसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं z की वैल्यू, ये आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब रटने पड़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। z की वैल्यू अगर आती है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के कि ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो अगर z की वैल्यू आ रही है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp और ज्योमेट्री लीनियर, z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, z की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, z की वैल्यू 5 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d या फिर dsp3 और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और z की वैल्यू 6 आ रही है तो sp3d2 उसकी हाइब्रिडाइजेशन या फिर d2sp3, और जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से रटनी है, याद करके जानी है, ठीक है। ये याद हो गई। अब निकालनी है हमें z की वैल्यू। अब z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, फिर प्लस अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर दोगे, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा दोगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 होगी, जैसे H
Cl, Br, I और F, इन्हें आप बोलोगे मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, इनकी संख्या रखनी है जितने भी है, मीन्स अगर 4 हैं तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 की। ठीक है, तो इस तरीके से करने हैं। जैसे हमारे पास ये है CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? Z इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जिसकी संख्या कम होती है उसको हम सेंट्रल एटम मान लेंगे। ये है हमारा कार्बन। ठीक है, इसको हम मान लेंगे सेंट्रल एटम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पर नहीं है, प्लस अब क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसा एटम है? मोनोवैलेंट, इसकी संख्या है 4, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, हाफ 4 और 4 कितने हो गए? 8। ठीक है, 2 चौक 8। जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 4। जेड की वैल्यू 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बहुत इजी से आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये टेबल ध्यान रखनी है और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा C, sp3, वो कैसा हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेंड्स रूल इज एसोसिएटेड विद। बेंड्स रूल मैंने पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक था, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इसलिए मैंने इसको कराया नहीं था। लेकिन जो आपका बेंड्स रूल है वो आपको ध्यान रखना है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही बताता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि बेंड्स रूल जो है वो किससे संबंधित है, यानी कि किस बात के बारे में बताता है? ए ऑप्शन बॉन्ड लेंथ, बी ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन, या सी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, या फिर डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारा किसके बारे में बताता है? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्पर थ्योरी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट। वेस्पर थ्योरी किसके बारे में बताती है? ए ऑप्शन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बी ऑप्शन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, या फिर सी हाइब्रिडाइजेशन, या फिर डी बॉन्ड पोलैरिटी। तो आपको पता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हमें बताती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। ये जो ज्योमेट्री आई है ये हमें वेस्पर थ्योरी ही बताती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन पेयर कोज। लोन पेयर क्या प्रभाव डालते हैं, किस चीज पर इफेक्ट डालते हैं? ए ऑप्शन है इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल, बी डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, या फिर सी नो चार्ज चेंज इन बॉन्ड एंगल, या फिर डी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो आपको पता है जो लोन पेयर होते हैं वो बॉन्ड एंगल पर क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं। लोन पेयर आने से जो हमारी NH3 था, ये थी NH3 की स्ट्रक्चर, ये होती है ज्योमेट्री, इस पर एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर आने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? घट जाता है। ये एटम पास पास आ जाते हैं, जिससे इनका बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री होना चाहिए, वो घट जाता है। ठीक है, तो किस पर इफेक्ट डालता है? बॉन्ड एंगल पर। तो बी ऑप्शन डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मॉलिक्यूल हैज अ बेंट शेप। आगे शेप वाला क्वेश्चन यही मैं आपको बता रही थी कि ज्योमेट्री के बारे में आएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आएगा, शेप के बारे में। ठीक है, तो शेप के बारे में एक बार मैं आपको बता देती हूँ इसका कैसे ध्यान रखना है। तो चलिए उसके लिए आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा, देखिए। ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आपको हमेशा क्या करना होगा? Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर ज्योमेट्री पूछता है तब भी, और आपसे पूछता है हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की, तब भी आप Z की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। Z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, उसका मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी वैसे भी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अगर आपको देखनी है शेप, ये तो थी ज्योमेट्री की और हाइब्रिडाइजेशन की बात। अगर आपको देखनी है शेप, तो शेप देखने के लिए आप जाओगे लोन पेयर्स पर, लोन पेयर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जो आपकी शेप होती है लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये मैं समझना, कैलकुलेट इसलिए करने हैं लोन पेयर क्योंकि जो आपकी शेप होती है वो केवल डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर्स पर। लोन पेयर्स को हम उसमें छुपा देते हैं तो आपकी शेप निकल कर आ जाती है। चलो ये बात भी छोड़ो, इसे भी रहने दो। इसके लिए मैं आपको अलग से एक टेबल बताऊंगी, वो आपको ध्यान करनी है, वो भी आपको कहने का मतलब वही है, रटनी है वो भी। ठीक है, जैसे वो Z वाली आपको याद कराई, कहा है मैंने याद करने के लिए, ऐसे ही आपको वो शेप के लिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पूछता है वो टेबल याद करनी है। तो इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, कैसे होगा। बहुत इजी तरीके से आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए शेप के लिए आप ये चीज देखोगे, लोन पेयर को कैलकुलेट करोगे। फिर अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, अगर लोन पेयर आप जब कैलकुलेट कर लोगे, लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए भी अभी फॉर्मूला बता दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए। लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री आपकी कभी भी शेप के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, मान लो 1 है लोन पेयर, 2 है, कुछ भी हो, प्रेजेंट हो अगर, तो जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की, मींस अगर ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल है तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल कभी भी नहीं होगी। ठीक है,
अब आ जाओ लोन पेयर अगर एब्सेंट है, लोन पेयर अगर प्रेजेंट नहीं है तो ज्योमेट्री आपकी हमेशा शेप के इक्वल होगी। मींस अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो शेप भी मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल होगी। आंख मीच कर आप यही ऑप्शन लगाकर आ जाना उसमें, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका। तो दोनों ही केस में आपको लोन पेयर पहले कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे। अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं? लोन पेयर निकालने के लिए खुद से बनाया हुआ एक फॉर्मूला है लोन पेयर का, वैसे कहीं भी आपको ये फॉर्मूला मिलेगा नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है लोन पेयर इज इक्वल टू जेड माइनस सराउंडिंग एटम्स। इसके लिए भी आपको पहले जेड निकालना होगा। जेड निकाल लिया हमने, ठीक है, जेड की वैल्यू निकल गई। तो जेड में से आप सराउंडिंग एटम्स, जो उसके सराउंडिंग एटम्स हैं, वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मान लो आपके पास जेड की वैल्यू 4 आई है, ठीक है, सराउंडिंग एटम्स देख लो, जैसे अभी हमारे पास CH4 था, इसके लिए जेड की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी। सराउंडिंग एटम्स यानी कि सेंट्रल एटम के बाद जो एटम्स है उनको आप सराउंडिंग एटम्स बोल देते हैं। तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो लोन पेयर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा CH4 पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होती है वही इसकी शेप हो जाती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो आपको मैं टेबल बता रही थी, लोन पेयर आप निकाल लोगे। लोन पेयर निकालते ही अब आपको ये टेबल बिल्कुल रट लेनी है, ठीक है, अच्छे से। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर आते हैं 2 और लोन पेयर आता है 0, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें आप कैसे पता लगाओगे बॉन्ड पेयर कितने आए हैं, लोन पेयर कितने आए हैं? उसके लिए देखियो, जो जेड होता है आपका, जेड बताता है सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जेड की वैल्यू आई थी 4, तो इसमें हमें पता नहीं था कि कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे। जेड की वैल्यू 4 आई है, जब हमने लोन, फिर हमें क्या करना है, लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं। लोन पेयर इसमें आए हैं 0, तो हमें पता चल गया, क्योंकि जेड तो क्या होता है, बॉन्ड पेयर का सम और लोन पेयर का सम। अब हमें पता चल गया कि इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, तो जितने भी हैं वो क्या होंगे, आपके बॉन्ड पेयर। मींस ये जो चारों आए हैं, ये चारों के चारों आपके क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से हमें बॉन्ड पेयर पता लगाने हैं। और लोन पेयर तो आप निकाल ही लोगे फॉर्मूले से। तो इसमें ये टेबल ध्यान रखनी है कि बॉन्ड पेयर अगर आते हैं 2 और लोन पेयर एक भी नहीं आता, तो जो ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप हो जाएगी। तो इसमें शेप हो जाती है लीनियर, और यही इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। इसका एग्जांपल HgCl2। इसी तरीके से बॉन्ड पेयर अगर आते हैं 2 और लोन पेयर आता है 1, तो इस कंडीशन में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अब ज्योमेट्री इक्वल नहीं होगी शेप के, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी और शेप कुछ और हो जाएगी, ठीक है। जो ज्योमेट्री होगी तो इसकी, सॉरी, जो शेप होगी इसके लिए बेंट या फिर एंगुलर या फिर वी शेप होगी, अगर लोन पेयर 1 है, ठीक है। इसका एग्जांपल SO2 और भी हो सकते हैं, ये तो मैंने 1-2 एग्जांपल इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर हैं आपके 2, लोन पेयर भी 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 है, तो इस कंडीशन में जो शेप होगी वो भी क्या हो जाएगी, वी शेप होगी उसकी, ठीक। इसमें एग्जांपल आ जाता है H2O, ठीक है। इसी तरीके से अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर कितने हो गए, 3, तो इस कंडीशन में शेप हो जाएगी लीनियर, जिसे इसका एग्जांपल है XeF2, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इन पेजेस की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी सारी ट्रिक बता दी है, जिनसे आप कैसा भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर बॉन्ड पेयर 3 है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप हो जाएगी। तो ज्योमेट्री जो होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और जो शेप होगी वो भी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है BCl3। अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है, तो इसके लिए शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका एग्जांपल NH3। अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर है आपके 2, तो जो शेप होगी वो टी शेप हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल है ClF3। अब अगर बॉन्ड पेयर आते हैं 4 और लोन पेयर होंगे Z, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी शेप। इसका एग्जांपल CCl4। अगर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 है, तो सीसा ज्योमेट्री होगी, इसका एग्जांपल शेप होगी। इसका एग्जांपल है SF4। अब अगर बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 2, तो इसके लिए शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, इसके लिए एग्जांपल है XeF4। अगर बॉन्ड पेयर है 5 और लोन पेयर एक भी नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी शेप हो जाएगी, एग्जांपल PCl5। अब अगर बॉन्ड पेयर है 5 और लोन पेयर है 1, तो स्क्वायर पिरामिडल उसकी शेप हो जाएगी, और एग्जांपल IF5 हो जाएगा। और अगर बॉन्ड पेयर है 5 और लोन पेयर है 2, तो इसके लिए शेप हो जाएगी पेंटागोनल प्लेनर, और इसके लिए एग्जांपल XeF5-, ठीक है। तो ये टेबल आपको अच्छे से रट लेनी है। फिर आपको बस क्या काम करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है, फिर लोन पेयर काउंट करनी है, लोन पेयर आते ही, ठीक है, सॉरी, उसके लिए पहले आप फिर क्या करोगे, आप
फिर आपको निकालने हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। लोन पेयर जितने भी आएंगे, अगर मान लो लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 2 है, तो उसके लिए शेप क्या हो जाएगी, बेंड या फिर एंगुलर। तो ये टेबल आपको अच्छे से रट लेनी है, ठीक है। फिर आपको बस इतना ही काम करना है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लोन पेयर्स निकालने हैं। ज्योमेट्री के लिए तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और शेप के लिए क्या करोगे, लोन पेयर काउंट कर लोगे। वो फिर इसके बाद ये टेबल अप्लाई कर लेना, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास था क्वेश्चन ये वाला, कि इसमें हमें बताना था विच मॉलिक्यूल हैज अ बैंड शेप, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो बैंड होगी। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है CH4, NH3, H2O और CO2। तो एक एक करके हम इनकी निकालेंगे शेप, ठीक है। जैसे CH4 है, इसका तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है और शेप भी। तो इस ऑप्शन को तो छोड़ ही दो। बी ऑप्शन आता है इसमें हमारा, सॉरी ये तो बी था CH4। ए ऑप्शन आता है NH3। NH3 में निकालो, NH3 में पहले क्या निकालोगे, Z की वैल्यू, फिर लोन पेयर निकालोगे और फिर उसके बाद शेप वाली जो हमने टेबल अभी ध्यान करी थी, याद करी थी वो। तो NH3 में Z की वैल्यू, Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। इसमें नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। सेंट्रल एटम के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 और 5 ये हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 5, ठीक है, इंटू 5 प्लस, अब इस पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। और क्या है, मोनोवैलेंट एटम की संख्या ऐड करनी है, कितने हैं, 3, 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 5 और 3 कितने हो गए, 8। Z इज इक्वल टू हाफ इंटू 8, 2 चौक 8, 4। Z की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और Z की वैल्यू 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालने हैं, लोन पेयर काउंट करने हैं। तो लोन पेयर कैसे निकालोगे, Z माइनस सराउंडिंग एटम्स। अब ये जो 4 हैं, इन्हीं में बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी, ठीक है, दोनों ही शामिल होंगे। अब क्या होगा, लोन पेयर निकालने के लिए Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z की वैल्यू कितनी आई है, 4, 4 माइनस सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, ये 3 है, तो 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1। लोन पेयर कितने आ गए, 1। तो इनमें से ये जो 4 वैल्यू आई थी, इसमें से 3 तो है इसके पास बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है, 1, ठीक है। तो लोन पेयर कितना है, 1, और 3 है बॉन्ड पेयर। तो इसके लिए चलिए अब टेबल देखिए, बॉन्ड पेयर अगर हमारे पास है 3 और लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 और लोन पेयर 1, तो इसके लिए हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप। तो क्या शेप हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी इसकी शेप। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए होगा, ये NH3, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें यही तो पूछा है कि कौन से मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है इसमें NH3 वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ClF3 हैज हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ClF3 है, इसमें जो सेंट्रल एटम है उसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो लोन पेयर आप निकाल लोगे इजी तरीके से, निकालिए इसके भी। चलिए ClF3 का पूछा है ना, इसमें लोन पेयर निकालने हैं सेंट्रल एटम के। ClF3, इसमें सेंट्रल एटम बताया था जिसकी संख्या कम होगी उसको सेंट्रल एटम मान लेते हैं Cl। F क्या है, ये सराउंडिंग एटम्स। तो Cl की निकालनी है हमें, लोन पेयर प्रेजेंट कितने हैं इसमें। Cl का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, 7 हो जाएंगे। तो Z की वैल्यू निकालोगे, Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब क्या करोगे, मोनोवैलेंट एटम की संख्या ऐड कर दो, कितने हैं, 3, 3 हो जाएंगे, 3 इंटू 1 हो जाएगा ना, 3 आ जाएगा, हाफ कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पर, 2 पंजे 10। Z की वैल्यू कितनी आ गई, 5। लोन पेयर Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z की वैल्यू 5, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, कितने आ गए, 2 हो गया। तो इसमें आपको देखो ऑप्शन है हमारा इसमें सी, कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द शेप ऑफ I3 माइनस इज। I3 माइनस की शेप बतानी है, तो शेप निकालने के लिए आपको वही Z की वैल्यू निकालोगे, फिर लोन पेयर निकालोगे, फिर टेबल आपको याद ही है, उसमें से आप देख लोगे क्या शेप होगी। लेकिन अगर आपको पता होगा I3 माइनस की जो शेप होती है कैसी होती है, लीनियर, 3 आई इस तरीके से होंगे। इसकी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है, देखिए ये कैसी शेप है, प्लेन लीनियर, कैसी है, लीनियर, एक लीनियर क्रम में जुड़े हुए हैं तीनों आई, ठीक है। तो ये होती है इसकी शेप।
ठीक है, अब आपको पता होगा ज्योमेट्री, अगर इसमें हम लोन पेयर निकालें, अगर मान लो इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो इसकी ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं आएगी, तो जो ज्योमेट्री होगी ज्योमेट्री अलग हो जाएगी, शेप अलग हो जाएगी। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी वही इसकी शेप। तो इसमें शेप पूछी थी I3 माइनस की, तो क्या हो जाएगी, लीनियर। ए ऑप्शन जो है इसका वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है H3O पॉजिटिव, इसकी ज्योमेट्री पूछी है H3O पॉजिटिव की। H3O पॉजिटिव की इसमें आपसे पूछी है ज्योमेट्री। ठीक है, कैसे निकालोगे ज्योमेट्री, निकालने के लिए आपको निकालनी है Z की वैल्यू। Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें 6, प्लस कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे -1, और क्या करेंगे प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, 5 प्लस 3 तो कितना आ गया 8, 1/2 इंटू 8, 2 चौक 8, 4 आ गया। Z की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब Z की वैल्यू 4 के लिए आपको पता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होती है, और sp3 के लिए जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। हो गया, इतने इजी है ये क्वेश्चन, इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, ए ऑप्शन जो इसमें है टेट्राहेड्रल वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो हो गए हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, ये सब आप ऐसे सोल्व कर लोगे। अब इसमें चलिए, अब कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, कि कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा उसका आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मीन्स उसमें बने हुए बॉन्ड की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछ लेगा कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, और क्या पूछ लेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि मॉलिक्यूल दे देगा आपको, उसमें पूछा जाएगा कि डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होगा या फिर प्रतिचुंबकीय। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने हैं ये समझते हैं। देखिए, अब ये मैंने चीजें आपको पहले भी बताई हुई है, यहाँ पर भी लिख दी है। ठीक है, देखिए, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है, तो उसके लिए आपका ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का फॉर्मूला ही बोल सकते हो उसको, क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p2 x इज इक्वल टू पाई 2p2 y। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, तो इसलिए पाई 2p2 x इज इक्वल टू पाई 2p2 y हो जाएगा। सिग्मा 2p2 x z पाई स्टार 2p2 x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p2 y और सिग्मा स्टार 2p2 z। तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम, उनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। अब अगर है 15 इलेक्ट्रॉन या फिर उससे ज्यादा है, 15 इलेक्ट्रॉन है या उससे ज्यादा, तो उसके लिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई सिग्मा 2p2 z पाई 2p2 x इज इक्वल टू पाई 2p2 y पाई स्टार 2p2 x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p2 y और सिग्मा स्टार 2p2 z। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से करना है। ठीक है, ये तो हो गया ये तरीका। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास है क्वेश्चन ये, इसमें आपको बताना है कि विच मॉलिक्यूल हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, कौन से मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2। ये जो स्टार वाले होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो इनको काउंट करोगे, फिर इन्हें घटाओगे, उसमें से बॉन्डिंग वाले में से फिर हाफ 2 से डिवाइड करोगे, तब जाके बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करने के बजाय आपको इसमें भी एक टेबल ध्यान रखनी है, बस डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे और जो भी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। क्या टेबल है, देखिए टेबल ये है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर उसके लिए होगा 1, आंख बंद करके बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 11 तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा उसके लिए 1.5। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 12 तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 13 तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 14 तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 15 तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब 16 आते हैं तो 2 हो जाएगा, और 17 आएंगे तो 1.5 वही, और 18 आएंगे तो 1। इसमें आप देख रहे होगे कि पहले 10 से लेकर 14 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा बढ़ रहा है। पहले 1 था, 1.5 हो गया, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़े तो 14 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अब 15 16 17 18, अब क्या होगा, ये 3 बढ़ते ही अब ये दोबारा से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
15 इलेक्ट्रॉन पर 2.5 रह गया, 16 पर 2 रह गया, 17 पर 1.5 और 18 पर 1 रह गया। तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, तो ये टेबल अगर आपको याद हो गई तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे और ये टेबल ध्यान है, आपको याद है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर उसमें से उसका ट्रिक कर लोगे। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, वरना आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे हमसे पूछा है विच मॉलिक्यूल हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है O2, सेकंड है N2, थर्ड ऑप्शन है CO और डी ऑप्शन है NO। O2 दिया हुआ है, N2 और क्या दिया हुआ है, CO और NO। अब इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। ठीक है, O2, O के पास, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 होते हैं इसके पास, 8 दूनी 16, 2 एटम है तो 8 दूनी 16, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। N2 7 दूनी 14, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 14, 6 और 8 14 हो गए। इसके पास 7 और 8 कितने हो गए, 7 और 8 हो जाएंगे आपके 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक, तो इस तरीके से ये टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपको टेबल ध्यान रखनी है, अगर आपका बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 तो उसके लिए 1, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। N2 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। और 15 के लिए कितना हो जाएगा, 2.5, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि N2 को हम प्रायोरिटी दें या फिर CO को। तो अगर इस तरीके का MCQ क्वेश्चन आता है आपका कंफ्यूज करने वाला, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या करोगे, जो होमो एटॉमिक एटम्स के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसको प्रायोरिटी दोगे। क्या करना है, सेम एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, मान लो इसके भी भाई 3 आया है बॉन्ड ऑर्डर, इसका भी, तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो हमें क्या करना है, जिसमें सेम एटम्स के बीच बॉन्ड बन रहा है उसको प्रायोरिटी दे दो। ठीक है, इसमें CO को छोड़ दो क्योंकि CO में दोनों एटम डिफरेंट हैं। N2 के दोनों एटम कितने, N2 मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है तो इसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, N2। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन में हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो बी ऑप्शन जो है N2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपका है पैरामैग्नेटिक। तो इसमें तो आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे जोड़े में प्रेजेंट है, युग्मित अवस्था में है, तो प्रतिचुंबकीय या फिर डायमैग्नेटिक। अयुग्मित है तो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, और युग्मित है सारे तो डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है N2O2 CO और F2, N2O2 N2 CO और यहाँ पर कर दो F2। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16, 8 दूनी 16, तो 16 के लिए 15 है इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा, तो उसके लिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। ये 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने हैं, 9 दूनी 18, इसमें है 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो O2 का 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 के लिए आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, एक यहाँ जाएगा 2px1 और एक यहाँ जाएगा 2py। तो इसमें दिख रहा है। चलो, अगर आपको और का भी करना है, हालांकि हमें इसका आंसर यहीं पे मिल गया फर्स्ट वाले में ही, O2 वाला। O2 में क्या हो रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। अगर आपको और सोल्व करने हैं, ज्यादा टाइम है, तो इन्हें भी करके देख लो। N2 जैसे है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन है उससे कम, तो उसके लिए आप ये वाला फॉलो करोगे। 14 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2p2z, यहां तक हो जाएगा। तो ये कैसा है, डायमैग्नेटिक, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। N2 डायमैग्नेटिक हो जाएगा। CO के केस में भी ये भी कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक ही होगा ये भी, इसमें भी तो 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आ जाओ 18 इलेक्ट्रॉन, F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, ये वाला करोगे आप इसके लिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2 यहाँ पर कर दोगे और 2, 18, तो इसमें भी यहाँ तक जाएगा। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक, सारे ही कैसे हैं, युग्मित अवस्था में, तो ये भी कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, ये भी, तो बचा कौन सा, O2। ठीक है, पहले ही बता दिया था वैसे भी मैंने। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है O2 वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+ का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो वही करोगे सेम। NO+ है हमारे पास, इसमें नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन कितना है 8।
8 और 7 15, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दो तो कितने बच जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा C3 ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने इजी तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इसमें भी आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उनको हम बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए जो आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा। तो इनमें भी आप पहले कहां जाओगे, पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन N2, ए ऑप्शन है N2 सॉरी, एक ऑप्शन है N2, बी ऑप्शन है O2, सी ऑप्शन है F2 और डी ऑप्शन है B2। O2 N2 एक दिया हुआ है, इसमें F2 दिया हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा B2। ठीक है, O2 N2 14 इसमें है, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 14, और आ जाओ F2 के पास हो गए 18, और B2 के लिए 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है 16 के लिए कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 16 के लिए जब हम टेबल देखेंगे 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, 14 के लिए 3 हो जाएगा, और F2 18 के लिए हो जाएगा 1, और 10 के लिए भी कितना हो जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, इसका N2 का, तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी किसकी ज्यादा होगी N2 की। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाता है हमारा इसमें ए ऑप्शन N2, ये कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, इनमें से ये बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। ए ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है NO, सी ऑप्शन है N2 और डी ऑप्शन है B2। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, अभी निकाला, पैरामैग्नेटिक होगा। NO के पास कितने होंगे, NO के पास होंगे 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन में भी आपको पता है कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में ही जाएगा। ये रहा, ये 14 थे यहाँ पर, एक इसमें चला जाएगा तो पैरामैग्नेटिक में ही आएगा ये भी। फिर ऑप्शन आता है N2 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और डी ऑप्शन आता है B2, N2 तक वैसे हमारा हो गया, हमें पता चल गया डायमैग्नेटिक N2 होगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा शौक है B2 का भी करके देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच मॉलिक्यूल हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल है आपके पास F2, O2, NO और CO। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे हम, 9 दूनी 18, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18, 8 दूनी 16, इसके पास कितने हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके पास नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के मिलाकर कितने हो जाएंगे 15, और इसके हो जाएंगे 6 और 8, कितने हो गए 14, ये होगा इसके पास। अब इनके बॉन्ड ऑर्डर आपको मैंने टेबल याद करने के लिए दी है, ये याद कर लेना ध्यान से। 18 के लिए होता है एक बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, O2 के लिए 16 के लिए कितना हो जाएगा 2, इसके लिए कितना हो जाएगा 2.5, और इसके लिए हो जाएगा 14 के लिए 3। तो इसमें हमें बताना था कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, तो जो इसमें आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट F2, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोड द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन O2 इज, O2 में जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 16 होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं उनको काउंट करना है, बस पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लेंगे हम। 16 है, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16 के लिए हम ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे फॉलो करेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, 15 और 1 16। एंटी बॉन्डिंग काउंट करो, 2 2 4 5 और 1 6, कितने हैं टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा बी, ए ऑप्शन तो 4 था, बी ऑप्शन 6 और सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 10। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा 6 वो कैसा हो जाएगा करेक्ट। तो इसी तरीके से अगर हमसे पूछता कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो बॉन्डिंग भी हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर बॉन्डिंग जो बिना स्टार वाले हैं उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो आपको ध्यान रखनी है, और जो टेबल्स जो मैं आपको बता रही हूँ Z की वैल्यू इतनी आई है तो ये आएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, कि ज्योमेट्री पूछ लेगा, शेप पूछ लेगा, और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, और जो आपकी ये होता है
पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारे इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, ठीक है। तो इस यूनिट के हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा। और जो जो चीजें आपको याद करनी है वो तो याद करने से ही काम चलेगा उसका। डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको तरीका बता दिया है सारा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे से जितनी तैयारी करोगे, क्वेश्चन आपको बहुत इजी से ऐसे हो जाएंगे कि बस एक बार देखा और फटाफट से कर दिया। जितने आप करोगे उतनी ही प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो अब इस यूनिट को आपको इस तरीके से ही सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट 3 है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपनी यूनिट 3 के बारे में, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन के कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपके। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो आपकी यूनिट 3 है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक, पीएस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनके रेफरेंस में हम इसमें पढ़ते हैं गुण। एटॉमिक रेडियस हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं जिसको हम। तो उसमें आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो इस तरीके के आते हैं कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो भी है, मींस जैसे एटॉमिक रेडियस है या आपका हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, ये ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। ऐसे आएगा क्वेश्चन सिंपल, या इस तरीके से आएगा कि पीरियड में कोई भी चीज लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है या बढ़ती है। दो तरीके तो ये होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको एलिमेंट दे देगा सारे और उसमें ये पूछ लेगा कि इनमें से किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, ठीक है। उसमें आपको इसके लिए आपको याद होनी चाहिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैं साफ बताऊं आपको बात, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छी तरीके से रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आपने नहीं याद करी है तो अब याद कर लेना, ठीक है, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले आपसे, सही है। अब उसके लिए मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसमें आपको अच्छे से, ताकि याद हो जाए, जब आप एक बार पीरियोडिक टेबल याद कर लोगे तो ये गुण आपको अच्छे से रट जाएंगे। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फोटो सेंड कर दूंगी। इसकी क्या चीज है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगी और ये घटेंगी, इसी तरीके से पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, सही है, ठीक है। हेल्प होगी तो मुझे बता देना जरा कि मैम हेल्प हुई है आप हमारी इससे, सही है। तो चलिए अब देखिए, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मान हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी घटती है। तो आपको समझ आया, जो एटॉमिक रेडियस होती है बस उसी का मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, सही है। ये बात याद हो गई। अब इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं आपको। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटम की, जो एटम है उसके न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, क्या कहा मैंने, कोई भी एटम है, परमाणु है, एटॉमिक रेडियस को क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। एटम्स के न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो आपकी कहलाती है परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक रेडियस, ये हो गई। अब ये कैसे बढ़ेगी, देखिए, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो क्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, बाह्य कोश की संख्या बढ़ेगी। अब कोश की संख्या बढ़ेगी, जब कोश बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मींस परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हो गया, ये प्रॉपर्टी समझ आई। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता, कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन कितनी टेंडेंसी से अपनी तरफ एक्सेप्ट कर पा रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है किसी भी परमाणु की, वो क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्यों होगी, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। इन सबको एक चीज से लिंक करना है आपको, किससे, कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी। जब हम ऊपर से नीचे गए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी, आकार बढ़ा, साइज बढ़ गया। तो अब क्या होगा, इजीली अब साइज बढ़ गया। न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया। अब न्यूक्लियस एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसका अट्रैक्शन जो है वो इतना मजबूत नहीं होगा कि वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है
इसमें हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, गैसियस एटम की इलेक्ट्रॉन, गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा, गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो आपकी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। सही है। अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, साइज बढ़ा, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो इजीली हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम हो जाएगा, कम ही ऊर्जा देंगे और इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या होती है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम इसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये जस्ट अपोजिट है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना कि एटम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वही होगा ये भी, कि गैसेस एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है, तो ये हो जाएगी, इसका भी मान क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि न्यूक्लियर नंबर ऑफ सेल्स बढ़े ऊपर से नीचे जाने पर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, न्यूक्लियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, जिससे वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ज्यादा एनर्जी की क्या होगी, वो कम एनर्जी निकलेगी, उस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी कम निकलेगी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा वो इजीली, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के भी मान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हुई, ये क्या होंगी, इस तरीके से घटेंगी और बढ़ेंगी ग्रुप में। अब आ जाओ पीरियड में आपका ध्यान रखना है, आपको एटॉमिक रेडियस का मान हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में घटता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ग्रुप में तो बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटेगी एटॉमिक रेडियस। बाकी तीनों प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो और आयोनाइजेशन एनर्जी हो, ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेंगे। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका एक का रीजन बता दूंगी, बाकी सबका आप खुद लिंक कर लेना, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से बता दिया ग्रुप में कैसे कैसे हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स तो हो जाती है कांस्टेंट, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हो गई, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट लगता है, शील्डिंग इफेक्ट का तो आप सभी को पता ही होगा, मैंने पढ़ा भी रखा है। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सॉरी इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका न्यूक्लियस द्वारा जो अट्रैक्शन आ रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, उसको क्या कर देना, कम कर देना, किसका, इनर इलेक्ट्रॉन्स का, वही उसका कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन्स द्वारा न्यूक्लियस द्वारा जो अट्रैक्शन आ रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उसको कम कर देना, उसको रोक देना, किसके द्वारा, इनर इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, वो कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। अब शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ही कांस्टेंट हो गए, इनर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो गए, तो अब क्या चीज बढ़ेगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अब बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे जो ये प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और आयोनाइजेशन एनर्जी, इनको लिंक करोगे, क्या होगा, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है और इसलिए वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे, नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन हम इजीली नहीं निकाल पाएंगे, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये लिंक हो जाएंगे। समझ आ गई आपको बात, ठीक है। तो अब इसके देख लेते हैं एक बार हम क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनमें से कौन सा गुण पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डी ऑप्शन है मेटेलिक करेक्टर। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का मान तो कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, जो सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्लेटर रूल्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट, स्लेटर रूल का यूज हम किस चीज को कैलकुलेट करने में करते हैं। ए ऑप्शन आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, बी ऑप्शन शील्डिंग इफेक्ट, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर डी एटॉमिक रेडियस। तो आपको पता है जो स्लेटर रूल है उसका यूज हम करते हैं शील्डिंग कांस्टेंट निकालने में, मींस सिग्मा निकालने में, पढ़ा था ना हमने ये। तो बी ऑप्शन जो होगा शील्डिंग कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से कौन से एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाईएस्ट होगी। ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑक्सीजन, बी ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरीन, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन क्लोरीन। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका साइज जितना छोटा होगा उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उतना मजबूत होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है या अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें सबसे
साइज आपको पता है छोटा किसका होता है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, घटेगी। ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको एटॉमिक रेडियस, बी ऑप्शन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सी ऑप्शन शील्डिंग इफेक्ट या फिर डी नंबर ऑफ सेल्स। तो आपको पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस तो बढ़ती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और शील्डिंग इफेक्ट की बात करो, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। और आपका जो बी ऑप्शन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बी ऑप्शन जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें से कौन सा फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करेगा। ए ऑप्शन है एटॉमिक साइज, बी ऑप्शन है इसमें न्यूक्लियर चार्ज, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, डी मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, मींस गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। तो एटॉमिक साइज पे तो डिपेंड करेगी भाई, या तो वो साइज पे डिपेंड करेगी, एक बार सारे फैक्टर पढ़ लेना, इनके जो जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, ये भी अच्छे से एक बार पढ़ लेना, आप रिवाइज कर लेना, सही है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक साइज पर और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी। हमें ये बताना है किस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इन दोनों पे तो डिपेंड करेगी। सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगी। डी ऑप्शन आता है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसमें भी क्या पूछा है, जो एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट की वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होगी, प्रभावित होगी। ए ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बी ऑप्शन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सी ऑप्शन है मास नंबर या डी आइसोटोपिक अबंडेंस। तो आपको पता है ये भी किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ सेल्स या साइज ऑफ एटम, और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बी ऑप्शन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, इसमें से किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये चार दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, सही है, तभी आप इनके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये चारों जो हैं ये आपके होते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट। किसके, थर्ड पीरियड के। इसमें पूछा है कि किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान कम होगा, पता है हमें। तो इनमें से जो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी, किसकी, सिलिकॉन की, सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा सिलिकॉन वो हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर क्लोरीन, इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन गेन क्लोरीन सॉरी इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर, इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। ए ऑप्शन है फ्लोरीन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ई लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सेल्स के, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज्यादा बढ़ेंगी इसकी वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम, और इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इनवर्सली का मतलब ही ये होता है। तो नंबर ऑफ सेल्स जिसमें जितनी कम होगी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, इसमें यही पूछा है। तो अब इनकी बात आ जाओ, नंबर ऑफ सेल्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका 8, इसका 17 और इसका कितना होता है 7। तो 2 और कितना हो जाएगा 2 और 7 यहाँ पर, और यहाँ पर 2 और 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 8 7 और यहाँ पर 2 और 5। तो अब क्या हुआ देखो, इन तीनों में नंबर ऑफ सेल्स कैसी है, कांस्टेंट, इसमें नंबर ऑफ सेल्स सबसे ज्यादा है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम नहीं होती, ये मैंने वहां पर भी पढ़ाया हुआ है फैक्टर में, ये एक एक्सेप्शन केस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, हम सोचते हैं कि इसकी कम है लेकिन इसकी ज्यादा होती है इन सबके मुकाबले। क्यों, देखिए इनमें क्या है, इनके पास पहले ही घर छोटा है बहुत, इनमें बहुत ज्यादा साइज छोटा हो गया। अब जब साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो अब कोई बाहर से आएगा इनके पास रहने के लिए, इसको डेली लाइफ एग्जांपल से समझे कि हमारा घर पहले ही छोटा है, कमरे हैं नहीं हमारे पास, तो उसमें भीड़ भी बहुत हो रही है। तो अब क्या होगा, हम उसे जगह देंगे नहीं, क्योंकि हमारा खुद का ही नहीं हो पा रहा, तो हम उसे बाहर से बाहर ही भेज देंगे, ठीक है। तो यही होता है, रिपल्सन ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के बीच, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। क्लोरीन के पास क्या है, साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, तभी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसकी। तो क्लोरीन हो जाएगा इसका
आंसर, क्योंकि इसकी मैक्सिमम होगी इन तीनों की कंपेयर में साइज की वजह से। तो सी ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें यह बताना है कि इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सही है, तो इसमें दिए हुए हैं आपके ऑप्शन Li, Na और फिर है पोटेशियम और फिर उसके बाद है सीजियम Cs। तो ये सारे जो होते हैं, अभी फिर से बात रिपीट कर रही हूं मैं अपनी कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, तो आप देखते ही पहचान जाओगे कौन से ग्रुप के हैं कौन से पीरियड के हैं। सही है, तो ये जो होते हैं चारों, ये होते हैं ग्रुप फर्स्ट के मेंबर। चारों किसके हैं, ग्रुप फर्स्ट के मेंबर। तो आपको पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो कम होती है। तो हमें ये बताना है कि किसकी कम है, तो सबसे कम किसकी होगी, इसकी, Cs की। हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो डी ऑप्शन जो होगा Cs में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए ऑप्शन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, बी ऑप्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, इसमें क्या है इंक्रीजेस दिखा रखा है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा इसका। इसमें हमें बताने कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही है। बी ऑप्शन है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, सही है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी। ए ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें भी सेम यही केस हो जाता है, होनी तो चाहिए थी किसकी, फ्लोरीन की, लेकिन हो किसकी जाती है, क्लोरीन की। वो ये बनना चाहिए था ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर हो जाता है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज। क्लोरीन आ जाता है यहाँ पर पहले नंबर पर, फ्लोरीन उसके बाद में, फिर उसके बाद सेम यही रहेगा ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, क्लोरीन की। तो ए ऑप्शन रीजन अभी समझा ही दिया है, बी ऑप्शन जो है क्लोरीन इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। ए ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट, बी ऑप्शन मेल्टिंग पॉइंट, सी ऑप्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी या डी डेंसिटी। डी ऑप्शन है डेंसिटी। तो आपको पता है इनमें से कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। चलिए नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। इनमें से कौन सा जो लक्षण है वो बोलो प्रॉपर्टी, वो ग्रुप में क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ए ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी ऑप्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी, सी ऑप्शन एटॉमिक रेडियस, डी इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर घटती है ग्रुप में, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये भी ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा बढ़ती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें से कौन से एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट होगी। एलिमेंट दिए हुए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और आरबी। ये सारे भी हैं ग्रुप फर्स्ट के मेंबर। ये सारे किसके हैं, ग्रुप फर्स्ट के मेंबर। तो आपको पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, इसमें क्या पूछा हुआ है आपको, एटॉमिक रेडियस। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी एटॉमिक रेडियस, आरबी की। तो डी ऑप्शन जो है आरबी हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेगा। ए ऑप्शन एटॉमिक रेडियस, बी ऑप्शन है न्यूक्लियर चार्ज, सी ऑप्शन शील्डिंग इफेक्ट और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो पता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एटॉमिक रेडियस भी वो करेगा, आपका अफेक्ट करेगा। भाई एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी यानी कि साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। सी है शील्डिंग इफेक्ट, ये भी कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस करता है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ये क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, क्योंकि ये तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। सेम क्वेश्चन आ गया वही, बस थोड़े से इसमें चेंज कर दिया है। इसमें भी क्या है, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन और डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो आपको पता है सबसे कम किसकी हो जाएगी इसमें, नाइट्रोजन की, क्यों नाइट्रोजन का सबसे ही कम हो जाता है। देखो 2 और 5, इसका साइज और भी ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा इसका साइज, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनमें से आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। ए ऑप्शन है इट इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। बी ऑप्शन है डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाने पर
बढ़ती है, लेकिन इसमें क्या कहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, घट रही है। सी ऑप्शन इट इज मिनिमम फॉर नोबल गैसेज, नोबल गैसेज के लिए मिनिमम होती है। या फिर डी इट इंक्रीजेस अक्रॉस का पीरियड, तो आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक ट्रेंड, इनमें से कौन सा पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है। ए ऑप्शन एटॉमिक रेडियस, बी ऑप्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर डी सोलिबिलिटी। तो ये तीनों तो क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड ही है। एटॉमिक रेडियस भी भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी। लास्ट क्या है, सोलिबिलिटी, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको पता है फ्लोरीन का साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर क्लोरीन आ जाता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये रहता है इनका क्रम, ये वाला सेम। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड में कौन सी चीज बढ़ जाएगी। ए ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस, बी ऑप्शन है मेटेलिक करेक्टर, सी ऑप्शन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर डी शील्डिंग इफेक्ट। तो आपको पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस का मान कम होता है, मेटेलिक करेक्टर भी वो होता है, मतलब मेटेलिक करेक्टर से भी हमें इसमें कोई वो नहीं है। सी ऑप्शन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज अ हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा, ये पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ये दिए हुए हैं आपको ऑप्शन। तो ये होते हैं आपके पीरियड सेकंड के मेंबर, ये जो चारों हैं ये क्या है, पीरियड सेकंड के। तो आपको पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएनसी का मान, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे यूनिट में। तो आपको बस क्या करना है, पहले तो जो मैंने आपको बता दिया है ये चीजें याद करनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऊपर ग्रुप में नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी या घटेगी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सी घटेगी या बढ़ेगी, ये याद कर लेंगे। और ये क्या याद करना है आपको, पीरियोडिक टेबल याद करनी है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, कैसे भी आ जाएं फिर। ठीक है, एक काम क्या करना है लास्ट, एक काम ये करना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनके फैक्टर पढ़ लेना कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगी। सही है, नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करेंगे और ईएनसी पे ही करेंगी। कैसे कैसे करेंगे, बस ये याद रखना कि ईएनसी बढ़ेगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये काम आपको करना है। बाकी इसकी पीडीएफ जो क्वेश्चन है ये, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वीडियो का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सही है, वहां से आप सभी कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स न्यू है वो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। सही है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।